को अच्छे ढंग से चला सकते हैं और उसके माध्यम से अ, हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं। उस पर परिचर्चा है ये। और इसमें कुछ सहकारिता के विशेषज्ञ हमारे साथी जुड़ेंगे। कुछ हमारे स्वयं सहायता समूह जिन्होंने बहुत बड़े स्केल पे बनाए हैं वो जुड़ेंगे। और साथ ही साथ अन्य साथी भी अपने विचार रखेंगे। अ, ये विषय कुछ ऐसा है जैसे कि अगर हम बात करें कि पांचवी क्लास और 10वीं क्लास जो एजुकेशन में होता है, पांचवी क्लास और 10वीं क्लास। तो पांचवी क्लास और 10वीं क्लास का रूल ये है कि हम अगर पांचवी क्लास में छोटी क्लास होती है, वहाँ पे कम सब्जेक्ट होते हैं और वहाँ पे जो होता है पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा कमतर होता है। लेकिन पांचवी क्लास में अगर हमने अच्छे परफॉर्म किया तो 10वीं में भी अच्छे हम परफॉर्म करेंगे, अच्छा हम रिजल्ट देंगे, इसकी संभावना रहती है। तो ऐसा ही है स्वयं सहायता समूह और सहकारिता समूह। इसमें अगर स्वयं सहायता समूह व्यवस्थित तरीके से चला लिया जाए, उसको व्यवस्थित तरीके से अ, उस पर काम कर लिया जाए, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में आमतौर पे 10 से 20 लोग होते हैं। तो जो है उसका जो अनुभव होता है चलाने का वो बहुत काम आता है कोऑपरेटिव को चलाने में। और स्वयं सहायता समूह में पेपर वर्क बिल्कुल कम होता है, बहुत कम पेपर वर्क होता है, जबकि सहकारी समिति में ये पेपर वर्क बहुत बढ़ जाता है और उसमें सारी चीजें बहुत व्यवस्थित करनी पड़ती हैं, व्यवस्थित तौर पे चलानी पड़ती हैं। तो इन विषयों को ध्यान में रख के आज इन दोनों विषयों पर चर्चा करने का सोचा गया है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से कि चर्चा की शुरुआत करें और इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, जो कि सहकारिता विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ एग्री कंसल्टेंट और एग्री एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुभाष नालंगे। नमस्कार सभी साथियों को। कोऑपरेटिव अभी जो सहकारिता का सब्जेक्ट चल रहा है और वो बहुत सारे देश से सवाल आ रहे हैं कि ये कैसा चलाना। तो अभी जो अपना स्वायत्ता समूह गठ है वो बहुत अच्छी कामगिरी भारत में कर रहा है। एक एक ब्लॉक में आज महाराष्ट्र में हजारों के संख्यों में ऐसे गठ है। हर गांव में चार चार पांच पांच सहायता समूह गठ बने हैं और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और उनका जो काम है, उनकी जो सिस्टम है, वो पद्धति थोड़ी थोड़ी जुलती मिलती कोऑपरेटिव के साथ भी वैसी है, पर थोड़ा पेपर वर्क जैसे अभिषेक जी ने बोला ज्यादा है। कोऑपरेटिव की टर्नओवर भी स्वायत्ता समूह से ज्यादा होगा और इसलिए उसके पेपर ज्यादा रखे गए हैं और उसमें संख्या भी ज्यादा होती, इसी में संख्या भी कम रहती। और ये जो अपना गट है वो गट भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसा कृषि का है। हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख सेंद्रीय खेती समूह गट भी बनाया जाता है कृषि डिपार्टमेंट से और वो भी अच्छे तरह से चलता है। 21 से 25 लोग इसी में रहते हैं, या तो 25 के ऊपर ही लोग रहते हैं। और सबके पास लैंड होना चाहिए और उनको फिर अलग अलग काम दिया जाता है, ऑर्गेनिक या अ, उनको जो चीजें चाहिए वो भी मिल जाती है। जैसे यंत्र चाहिए, यंत्र की बैंक बनाना है, बीज की बैंक बनाना है, उनका माल सारा जमा करके
उसका ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट बनाना है। ऐसा भी काम यहाँ समूह में होता है। हमारे तो कोई प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के, तो वो उनकी सीड फैक्ट्री है, तो वो 300 समूह को उत्पादन देने का कार्य महाराष्ट्र में अच्छी तरह से कर रहे हैं। और समूह में सारे टाइप के भी काम किए जाते हैं, जैसा बकरी पालन भी किया जाता है और मुर्गी पालन किया जाता है, खेती की जाती है और बचत भी जमा की जाती है हर महीने, और कर्ज का वितरण भी किया जाता है और उसकी वसूली यानी जमा करने का कार्य भी वही समूह करता है। यानी लगभग यही कार्य बाद में कोऑपरेटिव को करना है। मैं महाराष्ट्र में भारतीय कृषक समाज का प्रेसिडेंट होने के नाते हमने अभी ऐसी एक मूवमेंट चलवाई। पहले हम 11 लोग ही लेते थे समूह में, और हमारे जो हमारा ब्लॉक का गठ बनता है उसी में। तो अभी हमने वो 21 से 25 लोगों की लिस्ट बनाई है, और 25 लोग हर ब्लॉक में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बनाना चाहिए। और बाद में उस समूह का हम कोऑपरेटिव में रूपांतर करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आज अगर कोऑपरेटिव की शुरुआत करना है तो समूह से, स्वायत्ता समूह से किया तो वो बहुत मजबूत और दमदार रहेगा, क्योंकि वो ग्रामीण एरिया में रहता है, और ग्रामीण एरिया में वो लोगों को अनुभव भी अभी 10-10 15-15 साल का हो गया है। वो उनके विचार भी एक दूसरे को पसंद करते, और समूह गठ का जो उनका कलेक्शन रहता है, हफ्ता भी जो आता है वो महीने के महीने भरते, वसूली भी अच्छी तरह से होती, इंटरेस्ट भी बराबर जमा होता है, और काम भी बराबर चलता है, और सरकारी योजना का लाभ भी वो बराबर उठाते, और सब जुल मिलकर अच्छी तरह से काम करते। 70-80% तो लोग अच्छी तरह से काम करते, 10-20% लोग रहते कि उनको काम नहीं करना, सिर्फ लाभ उठाना या भ्रष्टाचार करना या कुछ गफला करना ये काम उनका रहता है। तो वो थोड़ा होता है, वो करते ही कुछ लोगों को। और मेरे सामने जो मुझे दिख रहे हैं, तो 70 से 80% तक, और ज्यादा से ज्यादा महिला के गठ जो है वो हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे और सक्षम है। ज्यादा संख्या में महिला है, और उन्होंने गढ़ भी बहुत अच्छा बनाया है, और गढ़ के ऊपर उनका इतना प्यार है कि वो पूरी तरह से चलाने में सहायता करते। तो ये मुझे पूरे महाराष्ट्र में दिखने में आ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में मैं जाता तो हम पहले पूछते कि यहाँ कितना समूह है, कितने महिला का समूह है, कौन इसकी लीडर है, काम कैसा चलता है। तालुका पंचायत के द्वारा चलता है पूरा, पंचायत समिति बोलते हैं मराठी में हम लोग। ब्लॉक लेवल पर अच्छा काम चलता है। कृषि डिपार्टमेंट के साथ भी कोई समूह गठ है किसान के जो योजना है, उनके भी गठ बहुत अच्छा है, उनकी लिस्ट है पूरी, और पूरे नाम और मोबाइल नंबर है। तो मेरा कहना ये है, अगर कौन से भी स्टेट में काम करना है तो पहले स्वायत्ता समूह गठ की स्थापना करो, आप संगठित हो जाओ, और इसके द्वारा थोड़ा थोड़ा जो जो काम आपके प्रदेश में चलता है वही काम करो, और वही काम करके बाद में धीरे धीरे आप कोऑपरेटिव में चले जाओ। उसको अपन बोल सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर सोसाइटी निकालेंगे, कोई क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट वाली सोसाइटी निकालेगा, कोई उत्पादन वाला है तो उत्पादन की सोसाइटी निकालेगा, कोई मार्केटिंग की निकालेगा, जिस एरिया में जो चलता है। जैसा दूध उत्पादन है तो दूध उत्पादन की सोसाइटी बाद में वो निकाल सकता है वो। ऐसा काम अच्छी तरह से गढ़ द्वारा हर प्रांत के लीडर
ने किया तो मेरा कहना है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सामने। और मजबूत संगठन अगर हो गया तो सरकार से भी ज्यादा अच्छा काम अपनी संगठन कर सकती है। और इसका बेस रहेगा तो इसका बेस रहेगा और इसकी मदद ले स्ट्रॉन्ग बन सकती, अच्छी तरह से उत्पादन कर सकती, बिजनेस कर सकती और आगे जा सकती है। तो ऐसा है और ये सच है कि उनकी मदद लेके ही अपन जाएंगे। हम जलगांव में 300 महिला समूह गट हमें मिले हैं और हम उनका ही कोऑपरेटिव निकालने का अभी सोच रहे हैं। जनवरी से पहले उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे सब, और इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और वो लोग हमारे साथ आने के लिए भी तैयार है। यानी 90% लोग तो तैयार होते, 10% का कोई प्रॉब्लम रहता तो वो लोग अलग हो जाते। और जो 90% लोग हैं वो 10% की जगह भरा देते, क्योंकि उनके रिलेटिव या कोई मित्र या अच्छे उद्योजक एक दूसरे के सहयोग से जुड़ जाते। तो अभिषेक जी, मेरा मत तो ये हो गया है कि सहायता समूह अच्छा करके ही आगे अपने को जाना पड़ेगा और उनका सहारा लेके ही काम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। आ, ये तरीका मैंने पहले भी बताया था कि इसको आप समझ सकते हैं फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास और टेंथ क्लास। तो फर्स्ट क्लास क्या है, जब इंडिविजुअली कोई काम शुरू करना है व्यक्तिगत तौर पर, जिसमें कि किसी और को साथ में नहीं लेना है, आ, वोट फोन सिर्फ करते व्यक्तिगत सारे तौर को। पर शुरू करना है, तो वो बोला फर्स्ट क्लास हो गया। और पेमेंट का क्लास कितनी जो सेकंड ऐसा क्लास है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर फिफ्थ क्लास ऐसा है कि जब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग 10 15 20 लोग जुड़ रहे हैं। और जो टेंथ क्लास ऐसा है कि जहाँ पर हम लोगों ने अब उसको व्यवस्थित तौर पर सहकारिता समिति, सहकारी समिति के तौर पर, कोऑपरेटिव के तौर पर रजिस्टर करके उसको चलाने का मन बना लिया है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये क्रॉस करनी पड़ती हैं। और इन स्टेजेस को क्रॉस करके हमें करना होता है सहकारिता का काम। और ये तीनों ही सहकारिता के मॉडल हैं। तो इसमें फिर इसका चौथा स्टेज है कि हम उसको और बड़ा फेडरेशन बना के और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे काम करें। तो ये चौथा उसका चरण है। तो अब सभी साथी जिनके चरण जो पार होते जा रहे हैं वो उसी हिसाब से अपने अपने स्टेज पर वो काम कर रहे हैं। कोई चौथे पे काम कर रहा है, कोई तीसरे पे कर रहा है, कोई दूसरे पे कर रहा है, कोई पहले पे कर रहा है। अगर नहीं वो काम करना आता, वो समझ नहीं है, तो गड़बड़ हो सकता है। तो हमारे बीच में राजीव मोहन पटवर्धन जी हैं। अ, ये औरंगाबाद बिहार से हैं और इन्होंने कई हजार सहकारिता समूह बनाए, उनको सफलतापूर्वक चलाया। और फिर उनमें क्रेडिट सिस्टम की विसंगतियों के चलते उनको में से बहुतों को बंद भी किया। तो वो अपने सहकारिता समूहों पर अनुभव बताएंगे। और सहकारिता समूहों को सफलतापूर्वक चलाते हुए इनको किस तरह से सहकारिता समिति में, मतलब स्वयं सहायता समूहों को सफलतापूर्वक चलाते हुए किस तरह से इनको स्वयं सहकारिता समूहों में, मतलब कोऑपरेटिव्स में बदला जा सकता है और उस माध्यम से इसको बड़े स्केल पे काम किया जा सकता है, इस पर अपने विचार रखेंगे अ, आदरणीय राजीव मोहन पटवर्धन जी, औरंगाबाद बिहार से। राजीव जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो।
हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ, ये हम विषय पहले नहीं सुने, आपने कहा तो हम ढूंढते। स्वयं सहायता समूह और कोऑपरेटिव समिति, कोऑपरेटिव्स। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोऑपरेटिव को किस तरह से चलाया जा सकता है, और स्वयं सहायता समूह में क्या खूबियां हैं, क्या विसंगतियां हैं, क्या कैसे उनसे काम किया जा सकता है, और कोऑपरेटिव से किस तरह से काम किया जा सकता है, तो ये दोनों का एक सम्मिश्रण है इस विषय में। मतलब ये चाहते हैं कि अगर स्वयं सहायता समूह कन्वर्ट हो जाए सहकारी समिति में, हम्म। यही ना जी चाह रहे हैं। नहीं, ये तो एक विषय है, लेकिन पहला तो स्वयं सहायता समूह को ही आपको बताना है, और उसी को सहकारी समिति में कन्वर्ट करना वो एक दूसरा विषय हो जाएगा, उसी का एक्सटेंशन। तो पहले स्वयं सहायता समूह के बारे में आप बताएं विस्तार से, और फिर इसके बाद उसको सहकारी समिति में कैसे कन्वर्ट करके उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके अनुभवों का लाभ उठाते हुए सहकारी समिति का काम कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में बताएं आदरणीय राजीव जी। जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं बहुत दिन के बाद आज जुड़ा हूँ। और स्वयं सहायता समूह हम लोग शुरू में तो जो बनाए थे उसमें सरकार से जुड़ने पर जो बहुत सी बंदिश रहती है, उसके कारण बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का समूह बना था। और स्वयं सहायता समूह की परिकल्पना है कि मिनिमम, कम से कम 10 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15-16। तो या बहुत बड़ा अगर 20 का समूह बना लेंगे तो काफी भारी हो जाता है, और कुछ लोग आते हैं मीटिंग में नहीं आते हैं। हमारा उसमें हम लोग जब समूह बनाते थे तो एक को अध्यक्ष बना दिया, उसी में उसी 10 समूह में से कोई अध्यक्ष हो गया, कोई सचिव हो गया, कोई कैशियर हो गया। अध्यक्ष महिला, सब महिलाओं का समूह था। तो पढ़ाई लिखाई जिनकी ठीक रहती थी, आमतौर पर हम उन्हीं को कैशियर बना देते थे। और चूंकि वो हिसाब किताब ठीक से रखती थी, बहुत सारी अनपढ़ भी महिलाएं थी। अनपढ़ का मतलब किसी हाल से टोटा के पढ़ लेती थी। साक्षर कहिए, जो साक्षरता मिशन से हम लोगों ने तैयार किया था, तो वो साक्षर महिलाएं थी। कुछ पढ़ी लिखी भी थी। तो हर ग्रुप में हम कोशिश करते थे मैट्रिक पास, इंटर पास महिलाएं ऐसी मिले जिनको हम लोग जोड़ सके और जिनको जिम्मेदारी दे सके। तो उसके बाद उनका बैंक में खाता ज्वाइंट ऑपरेशन से 3 अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के माध्यम से खाता खुलता था। और कोई एनी 2 पदाधिकारी में से, चाहे अध्यक्ष सचिव या कोषाध्यक्ष सचिव या अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, मिलके पैसा जमा करना, निकालना। पैसा जमा करने में तो कोई जाके जमा कर सकता था, निकालने के वक्त दो और प्रस्ताव हम लोग लिखते थे कि इस काम के लिए ले रहे हैं। तो ज्यादातर शुरुआती दौर में हम लोगों ने, एक्चुअली इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी सूदखोरी के खिलाफ। तो शुरुआती दौर में जबरदस्त सफलताएं मिली, और महाजन से मुक्ति के लिए हम लोगों ने भी उसमें सूद चलाया, लेकिन 2% सूद था हमारे यहाँ। समूह में रूल बना दिया कि महीने का सैकड़ा 2 रुपया सूद देना होगा। और वहां 10 रुपए, 5 रुपए साहूकार लेता था, या गांव में कोई पैसे वाला है तो 5 रुपए से कम नहीं लेता था। तो शुरुआती दौर में जब ये समूह का काम बढ़ा, तो हर हफ्ते समूह में सदस्य 10 रुपया उसमें जमा करते थे, और हर हफ्ते मीटिंग होती थी। सभी बैठ के आपस में जमा कर दिए, हिसाब किताब दस्तखत कर दिए, और कोई न कोई एक इशू पर हमने बात करना उन लोगों को सिखाया। कि मान लीजिए हम किसी दिन भोजन पे बात करेंगे, गांव में क्या भोजन है, क्या अभी की सब्जी है, मतलब ऐसे इशू जिसको पढ़ा लिखा समाज कहेगा कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये जरूरी बातें हैं। तो उनके
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें। और राजीव जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, थोड़ा सा तेज आप बोल सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, अब जा रही है आवाज? हाँ, अब पहले से बेहतर है। तो सामाजिक मुद्दों पर, भोजन पे, आवास पे, सफाई पे हम लोग कुछ विषय बना दिए थे कि आज इस सब्जेक्ट पर चर्चा करोगे, कल उस पे। और अगर उन लोगों को समझ में कुछ नहीं आता था तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो जाते थे कि उनका हिसाब किताब करवा दें और उनको पर्यावरण के विषय में बताएं, उनको बरसात में अपने सफाई का कैसे ध्यान रखना है, पानी साफ कैसे पीना है। छोटी छोटी चीजें थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को उन्हीं लोगों से झंडोत्तोलन कराना शुरू किया। आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुष झंडा फहराते हैं, तो हम लोग जब ये शुरुआत किए तो चारों तरफ समाज में थोड़ी चर्चा होने लगी, बताइए औरतों को झंडा फहराना सिखा रहे हैं, पुरुष झंडा फहराता है, औरतें फहराती है। लेकिन खैर वो वंचना टूटी और सूदखोरी से 8,000 परिवार हम लोग से जुड़े थे, स्वयं सहायता समूह से 800। वो सब सफलतापूर्वक सूद महाजन खोरी से 4 साल में सब निकल गए। जैसे ऐसा समझिए कि हमने गरीब आदमी के कर्जे भी छोटे छोटे होते हैं। बच्चा बीमार है, 500 रुपया किसी से ले लिया, दवाई के इलाज में गया, अब वो 500 रुपए का उसको 10 रुपए सैकड़ा सूद चला तो 50 रुपया महीना बढ़ने लगा। 6 महीना में उसको 300 रुपया हो गया, तो 800 रुपया वो दे नहीं पाता था, लेकिन हम लोग 2 रुपया कर दिए। तो यहां से पैसा उठाए समूह में से और फिर जाके उनको महाजन को दे दिए। और वो जो 2 रुपया आता था वो आपस में, मान लीजिए इस महीने में सूद से 500 रुपया आया, तो जितने मेंबर हैं सब पर वो पैसा बट गया। सबके खाते में, पासबुक में हम लोगों ने एंट्री करवा दी कि साहब इतना पैसा हुआ। समूह से जुड़ने पर तुम्हारा कैपिटल इतना बढ़ गया। पूंजी निकालने के लिए किसी को मनाही थी। हाँ, समूह छोड़ के जाना चाहे तो हम लोगों ने नियम बनाया था कि उनको पैसा भी मिलेगा, लेकिन साल भर के बाद। तो 1 साल के बाद उनको पैसा वापस देते थे, लेकिन देते थे, ऐसा नहीं था। अब हम लोग चले, उसके बाद सरकार की हम लोग तो शुरू किए थे ये, अभी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, वो शुरुआत तो उन्हीं का सेल्फ हेल्प ग्रुप किया हुआ था, उन्हीं को पढ़ के और उनका नेट पर देखो के हम लोग शुरू किए थे। बाद में भारत सरकार ने भी 1999 में वाजपेयी सरकार ने एक स्कीम लाई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। वो समूह की परिकल्पना पर ही आधारित था। कलेक्टर ने जबरदस्ती हम लोगों को जोड़ दिया, उसमें सब्सिडी भी थी और 1.25 लाख रुपए सब्सिडी थी, और उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1.25 लाख रुपया, माना 2.5 लाख का प्रोजेक्ट होता था। तो 10 महिलाओं पर 25,000 पड़ा। गाय लेने जा रही है, अब यहीं से पूरा समूह फंसना शुरू हो गया। सूदखोरी से निकालने तक तो हम लोग बड़े सक्सेस मानते रहे अपने आप को, लेकिन जब व्यवसाय में उतरा तब किताबें कह रही थी, सरकार की नीतियां थी, इनको प्रशिक्षित करना है, अफसरशाही को प्रशिक्षण में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जितनी भी भारत सरकार और बिहार सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें सब बातें बड़ी अच्छी अच्छी लिखी रहती हैं, अमल नहीं होता है। इसलिए सहकारिता में भी बड़ी अच्छी बात को लिखता है तो मैं डरता हूं
ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, और उनका हाथ ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती। अब समझिए कि एक भी प्रशिक्षण कार्य नहीं हुआ और उनको रोजगार के लिए आप टारगेट अचीव करने के लिए फाइनेंस दे रहे हैं। तो वो लोग जो जानती थी बकरी पालन, गाय पालन, यही सब डाली, पैसा आ गया। अब बैंक का खेल शुरू हुआ। मेरी बात सब सुन रहे हैं या नहीं, कि केवल मैं जी धड़ल्ले जी से जी बोल? जी, सभी लोग जी सुन रहे आपकी हैं। सुन बात बहुत रहे, सुंदर पटवर्धन लग जी रही है, सुन रहे, बहुत सुंदर अच्छी लग तरह रही है। से सुन रहे। तो कोई प्रशिक्षण के बिना पैसा मिला, बैंक बुला के एग्रीमेंट किया। अब बैंक मैनेजर ने कहा इनको हटाओ, इस संस्था वाले हैं, 1.25 लाख रुपया तुमको सरकार से फ्री में मिल रहा है, और 1.25 लाख कर्जा है, 1.25 लाख ले लो, 10% हमको दे दो, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। और ज्यादातर देहात में ग्रामीण बैंक थे। अब हमको अपने ही समूह से लड़ना है, साहब पैसा नहीं दो, घूस मत दो, फलाना करो। कई बार बैंक में मैंने हंगामा किया, बैंक मैनेजर को बंद किया, औरतों से धरना दिलवाया, पुलिस आ गई। वो झूठा केस बनाने लगा कि पैसा छीन के हमारा बैंक लूट रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग का भी एक रेपुटेशन था, लेकिन मैनेजर साहब को, हमको सारे बैंकों से झंझट हो गया। पहले तो खाता खोलने में दिक्कत करते थे, लोन दिया, और फिर जितनों को लोन दिया, अब उसमें हमने एक बहुत, हम लोग जब फेल होने लगे तो हमने एक 27 पॉइंट का सर्वे स्टार्ट किया कि कहाँ हम चूके, क्या गलती हुई। तो फिर मुझे लगा कि बड़े बड़े कंपनियों को भी सब्सिडी का लालच है। अभी हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, 300 करोड़ सब्सिडी मिली है, वो केवल पीसता है। तो संसार में अगर बड़े लोगों को लालच है धन का, गरीब को क्यों नहीं होगा? वो भी फिसला। हम इस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? धन में तो बहुत बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। खैर, और जो कमियां निकाली, तो उसमें हमने शिक्षा, पढ़ाई, बच्चों की शादी, जमीन जायदाद, कुआं, नहर, पानी, सब पर काम किया, सब पॉइंट बनाए सर्वे के। एक अभिषेक जी बड़ा आश्चर्यजनक चीज आया, और हमारा एक साथी था, वो कहता था, पटेल, कि जिसको बहुत ज्यादा बेटी है उसको कर्जा मत नहीं दिलवाई गया। कहे तो देखिए बेटिया के ब्याह में सब खर्चा कर देगा। गरीब लोग थे, 14, 15, 16 वर्ष में ब्याह कर देता, 17 साल में, 16, 17 में। और पैसा मिला समूह से कारोबार के लिए, उसने डाइवर्ट कर दिया था। हम लोग दौड़ के गए, काहे हुआ? कहा कि हम इज्जत नहीं बचावे, हमारी बेटी सियानी हो गई, हम इज्जत बचाए। परिस्थिति बदल गई। अगर यही प्रशिक्षित किया रहता पूरे मन से, तब मुझे लगा कि नहीं, हमको योग्य लोगों को, और जो थोड़ा एक बेस है, जिनके पास थोड़ा बुद्धि विवेक है, वैसे लोगों को लेकर समूह करना चाहिए। वैसे भी समूह हम लोगों ने बनाए थे, कुछ दूर तक तो चले। उनकी डेयरी हुई, उन्होंने घूस नहीं दिया, उन्होंने ठीक से कर्जा लिया, उन्होंने अच्छे नस्ल की गाय लाई। लेकिन हमारे यहाँ जो एक इकोनॉमिक्स में है ना, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज, तो फॉरवर्ड लिंकेज में फिनिश गुड, जैसे दूध आया, अब दूध का व्यवसाय का सिस्टम नहीं था, डेयरी वाले नहीं थे, उनको बाजार में जाके बेचना था। और दूसरा कि डेयरी के मामले में एक चीज और मैं समझा,
कि जहां डेयरी हो रही है उससे 3-4 किलोमीटर में डॉक्टर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी गायें जितनी तेजी से बीमार पड़ती हैं। भुइयां और गरीब आदमी देसी गाय ले लिया, उसकी गाय बची रह गई, भले दूध कम था। लेकिन जिन लोगों ने प्रशिक्षित और थोड़ा ज्ञान बढ़ा के अच्छी गाय ली, अच्छे नस्ल की, 50,000 60,000 की, अपने घर से भी पैसा लगा के डाल के लिया, उनकी गायें सर्रा और बीमारी और इस उससे डिस्टर्ब हो गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी का कुछ हो गया, अंततः वो सब गड़बड़ाने लगे। और जो लोग सब्सिडी खा गए थे वो बड़े मजे में चले गए। अब वो जाता हूं मैं गांव में तो कहा नहीं नहीं तो आप बहुत भलाई किए थे, हम लोग को इतना रुपया फ्री में मिल गया। तो ये दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ रहेंगी। इसलिए अस्पष्ट व्यापार या उस इलाके के लिए कौन सा रोजगार है, जबकि सारा कुछ, आप आश्चर्य करेंगे, नाबार्ड ने और बैंक में एक अफसर होता था उस जमाने में, जो की एक्टिविटी ग्राउंड पे कौन सी एक्टिविटी की जाए इसकी पूरी लिस्ट थी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट कभी सही नहीं थे, वो अंडर फाइनेंस स्कीम चलाते थे। फिर बाद में लगा कि इतना कड़ा सूद है कि प्राइमरी सेक्टर का आदमी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो हाई रेट इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा। फिर हमने सारा बजट बनाया, अब हम फाइनेंस सीखे, मैनेजर का साथ लिया, बैठ के डिटेलिंग की, तो मुझे लगा कि एक गाय घाटे का है, 2 गाय किसी तरह से है, 3 4 5 गाय में उसको सुविधा होगी। लेकिन जो एक सबसे जबरदस्त चीज समझ में आई वो ये था कि बैंक अगर आपको लोन देगा तो आपकी गाय बिसुख जाएगी। बिस्की मतलब जब दूध नहीं देगी, उसके पेट में बच्चा है गाय के पेट में, 8वें महीने में 9वें महीने में, तो गाय को खिलाना भी ज्यादा है, गाय दूध भी नहीं दे रही है, और ऊपर से जो बैंक का बकाया है उसको वो उस आदमी को सूद भी देना है। तो ये सूद का मामला हमको बराबर राह में रोड़े अटकाता था कि इतना परसेंट सूद है, 11% 12% कहाँ से दे पाएगा। नवाड वाड की स्कीम मिला के कुछ चीजें थी वो जो 10% 10.5% पर कहते थे। लेकिन बैंक का एक खतरनाक नियम है कि अगर 1 तारीख को आपने पैसा नहीं लिया तो वो उसको ब्याज, दंड ब्याज में बदल देते हैं। 10% फिर वो 25-30% पर चला जाएगा। और गांव में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आदमी, कोई जरूर नौकरी करने वाला, कैश का बिजनेस करने वाले के पास पैसा होगा। साधारण जो कृषि पर आधारित है वो हो सकता है कि उसको 1 को ना मिले, 7 को मिले, तो 7 दिन उसका दंड ब्याज बढ़ गया। इसी क्रम में मैं बहुत जगह घूमा भी, गोविंदाचार्य से बात हुई कि ये समस्या है, वो हमको देसी गाय की डेयरी में ले गए, वहां भी देखा। लेकिन फाइनेंस करने में तो कोई भी आदमी पैसा देगा तो सूद लेगा। लेकिन मुझे एक जगह रोशनी मिली। मैं बिहार के उस हिस्से में रहता हूँ जो एकदम साउथ में है, और हमसे सटे झारखंड का पलामू जिला है। पहले ये पलामू का ही पार्ट था जो झारखंड बिहार एक था। वहां एक राजा हुआ है, मैं थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, मित्रों इसको गौर से सोचिएगा। वहां एक राजा था मेदिनी राय, और मेदिनी राय अंग्रेजों से बहुत बाद में पराजित हुआ। उसके विषय में हमारे इलाके में कहावत है, पलामू का राजा मेदनिया, घर घर बाजे मनहनिया। मनहान मतलब मथनी, जो दूध दही मथने के काम में आती। तो इस कहावत के पीछे पीछे मैं वो राजा के ध्वस्त किले तक पहुंचा। अब वहां कुछ नहीं है, सब खंडहर है, कोई राज परिवार का आदमी नहीं है। आसपास की आबादी में एक बुढ़ा मिला, वो उसने कहा, बूढ़े आदमी ने गजब कहा कि देखो ये गरीब के राजा हाल,
राज्य में कोई गरीब नहीं था, आप आइए, गरीब आदमी है, 5 को गाय दे देता ही आपको। आज जितने दांत, मतलब गाय जिस एज की है, जिस ब्यांत की है, वैसी गाय आप उसका आदमी नोट करके बना के दे देता, और 5 साल के बाद 5 गाय राजा वापस ले लेता। यानी जितनी गाय उसने दी उतना ही लिया, उसको सरप्लस कुछ देना नहीं पड़ा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि तो मेरे प्राइमरी सेक्टर में जो इंटरेस्ट का मामला था उसका तो सॉल्यूशन यहाँ मुझे दिखने लगा। तो तब मैं लौटा और उसके बाद प्रयास किया देसी गाय पे। तो हैदराबाद गया, जामनगर गया, अहमदाबाद गया, सब जगह घूम घाम के अंत में इस राजीव परिकल्पना जी, को ये बात को अब हम थोड़ा सा उस हाँ विषय पे समाप्त करना हो। जाते हैं। नहीं नहीं, अब समाप्त करने से पहले अब मैं एक बस चीज बस बोल देना चाहता हूँ। हाँ जी। विषय है इसमें, एक विषय ये है कि अब हम इसको, ये जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनुभव हैं, इसको सहकारिता में ले जाना चाहते हैं। और सहकारिता में कैसे इसको स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को जोड़कर और सहकारी समितियों को व्यवस्थित तौर पे चलाया जा सकता है, इस पर थोड़े अपने विचार रखिए। ठीक। देखिए, सहकारी समिति हम्म। किस विषय पे बनेगी, हम्म। एक्टिविटीज क्या होगी, और उस एक्टिविटीज के लिए जो इंफ्रा चाहिए, जो मार्केट चाहिए, जो बात नालंगे साहब कहते हैं, मैं उनसे 200% सहमत हूँ कि पहले आप मार्केट देख लें, पहले आप फंडिंग देख लें, रॉ मटेरियल बने, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज देख लें। तो ये स्वयं सहायता समूह क्या है? यह सहकारी समिति का एक छोटा रूप है, सहकार ही तो है। अब वो रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं था बस। लेकिन हाँ, ये अभी 10 का था, आप 100 का कर सकते हैं, या इसमें सेलेक्टेड करके लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक गांव में 5 समूह बनाए थे, तो 5 गांव में एक एक आदमी को लेके हम एक समूह बना सकते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन ये 10 गांव की एक्टिविटीज, तो कोई एक एक्टिविटीज का जो आर्थिक विषय है कि हम क्या उद्योग धंधा करेंगे, या क्या व्यापार करेंगे, या कौन सा प्रोड्यूस करेंगे, इस पर पूरा डिटेल काम रहना चाहिए। अगर ये रहेगा और साफ साफ समझ में आएगा कि हाँ इतना धन चाहिए, ऐसे करोगे तो ऐसे तरक्की होगी, तो तेजी से ये सहकारी मूवमेंट। लेकिन एक चीज फिर मैं कहूंगा, इसके चलाने वाले को गाइड करने वाले को, जो लालच आता है ना, अनुदान और ये सब, मैं इसके फेरे में नहीं हूँ। उसको जो पैसा लिया वो सारा का सारा, वो सारा का सारा लौटाना है। कोई अनुदान की जरूरत नहीं है। इंफ्रा के काम में भले आप अनुदान लगाइए। और मैं समझता हूं कि विकास का अंतिम हस्ताक्षर यही है सहकारिता। लेकिन उसके पहले जो आर्थिक गतिविधियां होंगी सहकारिता के माध्यम से, उन पर पूरा बहस मुहावसा, ज्ञान, प्रशिक्षण, मार्केट, सब चीजों की गंभीर स्टडी होनी चाहिए, और प्रोजेक्शन साफ होना चाहिए कि भाई हम 10 आदमी मिलकर ये कोऑपरेटिव बना रहे हैं, ये काम करेंगे, तो इस काम वाले एक्स कोई काम करेंगे, उसके लिए इतना बजट चाहिए, वो बजट चाहिए। दूसरा, इतना इंटरेस्ट लगेगा, ये प्रॉफिट लॉस है, हम प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ बेचेंगे, ये हमारा रॉ मटेरियल होगा। और मेरे पास वो सब प्रोड्यूस करने के लिए जगह जमीन, इस मैंने उसके लिए जो बैकवर्ड लिंकेज का डिटेल है वो, फॉरवर्ड लिंकेज का डिटेल है वो, पूरी डिटेलिंग हो जाए और लोगों को ट्रेन किया जाए, तो सहकारिता अद्भुत रूप से आगे आएगी। बिल्कुल। क्योंकि हाँ। गांव इनपुट है सहकारिता में, माने सहकार एक साथ जुड़ के आगे बढ़ने का ये सेंस है जी, जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है भी साथियों के समक्ष। और जो आपका अनुभव है वो वाकई गोल्डन है, गोल्डन जिसे बोलते हैं कि इससे लोग गलती लोगों की गलतियां ना के बराबर होंगी।
गलतियां नहीं होंगी अगर आपके इन अनुभवों पे वो काम कर लेते हैं। हम्म। तो डॉक्टर सुभाष नलंगे जी, इस चर्चा को हाँ, आगे बढ़ाएं। राजीव जी पटवर्धन ने आखिरी में वो एकदम सही है। और वही रास्ते पे हम जलगांव कोऑपरेटिव को 6 महीने से चला रहे हैं। हमारा जो उत्पादन है वो कृषि से निगडित है। जैसे भेड़ की बाल से जो घोंगडी बनती, वो घोंगडी की शुरुआत हमने एक घोंगडी से की, तो आज 6 महीने में 100 से ज्यादा घोंगडी हमारी सेल हो गई, कि जो हमारा कोऑपरेटिव का कोई समय पहले हिस्सा भी नहीं था। पर हमारे मन में विचार आया कि ये घोंगडी अपन कोऑपरेटिव द्वारा क्यों नहीं बेचते, और पहली घोंगडी हमारी सेल हो गई नागपुर में, और इससे पैसे आ गए। दूसरी 11 घोंगडी हमारी दिल्ली में सेल हो गई। फिर हमने घोंगडी लोगों का ग्रुप बनाया पूरे भारत का। आज भी मेरे पास 100 लोगों का घोंगडी का ग्रुप है, और वो ग्रुप अभी सेल कर रहा है। तो हम उनको आगे की ऑफर भी दे रहे हैं। 1-2 साल में हम 1000 लोगों का घोंगडी का ग्रुप बनाएंगे। अभिषेक जी, ये एकदम आ, ऐसा हो सकता है। धीरे 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 अभी गेहूं चने का हमने एक ग्रुप बनाया वैसा, और 2-5 लोग ऐड कर दिए, और फिर लोगों को बोलो चर्चा करो और लोग ऐड करते जाओ, जिसको गेहूं लगाना है गेहूं लगाना है। आज हिमाचल में हमारे गेहूं की चर्चा चालू थी, हरियाणा में हमने गेहूं भेजा, पूरे महाराष्ट्र में तो भेजा भेजा, और हम ग्रुप बनाते, उसको ऐड कर देते। हम तो एक दूसरे को पहचानते नहीं। अभी गौड़ाऊ गाय का भी हमने ऐसे ही ग्रुप बनाया, और जिनके पास गाय है वो जोड़ दो, जो कोई गाय के ऊपर अच्छी बात करता है उसको जोड़ दो। ये भी काम बैठे बैठे करके, ये समूह बनाने का ही काम है, लेकिन ये हाँ। अलग अलग जगह पे है। हाँ। तो राजीव जी ने जो बोला, जिस एरिया में जो होता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। जो उत्पादन लेना है, जिसके ऊपर प्रोसेस करना है, जिसकी मार्केटिंग करना है, और इसको क्रेडिट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो पैसा कोऑपरेटिव तैयार करेगी, दे देगी। थोड़ा समूह जमा करेगी बचत गट जैसा। जैसे जलगांव थोड़ा में मैंने हर डायरेक्टर के 25-25 हजार रुपए ज्वाइन किए, 11 डायरेक्टर नालंगे के। नालंगे साहब, 1 मिनट, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट ये कोऑपरेटिव के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। कोऑपरेटिव जितनी मजबूत है, मैंने तो 5% का इंटरेस्ट रेट रखा है। 5 यानी साल के 5%, बैंक से भी कम, सरकार से भी कम, और 5% से, और लिमिट रखा है कितना देना है ये भी, और किस काम के लिए देना है। कोऑपरेटिव से अगर फर्टिलाइजर खरीदी करता है, तो 5% हम इंटरेस्ट पे आपको लोन देंगे, और लिमिट देंगे इतने एकड़ पर। उत्पादन करता है, जैसा मैंने एक किसान को 5 एकड़ तुअर लगाया, और उसने 60,000 रुपए का फर्टिलाइजर लिया, लेकिन उसके पास 20,000 नहीं थे, तो मैंने उसको 10,000 कर्ज दिया, और 10,000 वापिस उसको ढूंढने को बोला, और 10,000 उन्होंने मेरे ये 8 तारीख को मुझे कोऑपरेटिव में जमा कर दिए। मैंने उसको साल का 5% इंटरेस्ट लगाया, यानी 50 पैसे से भी पर मंथ कम इंटरेस्ट मैंने लगाया, 40 पैसे। क्योंकि इसको कोऑपरेटिव की तरफ खींचना है, तो मुझे कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव की तरफ से देना ही पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। मुझे कल आरबीआई से फाइट देना है, एसबीआई से फाइट देना है, तो मेरी कोऑपरेटिव 5% पे लोन देगी दर साल का, एक और उसका लिमिट देगी एक, हर तब सदस्य को। हाँ, ये बैंक से आधा रेट है, ये बहुत सक्सेस बैंक करेगा से आधा बहुत। रेट है, बैंक से आधा रेट। बैंक को जी जी। टक्कर देना है तो आधा रेट से ही यूज करना है। तो भी हमारे मेरे बीच पास में 3 लाख रुपए पड़े हैं आज जी जी, कोऑपरेटिव में। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमारे बीच में अनुपम जी हैं। अनुपम जी पिछले 2 मीटिंगों में उन्होंने ये बात रखी है कि स्वयं सहायता समूह को फेडरेट करके और कोऑपरेटिव में जाया जा सकता है, और उसको उसके माध्यम से चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। कुछ उन्होंने अनुभव भी बताए। तो मैं आग्रह करूंगा अनुपम जी से कि ये जो विषय है इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं, और किस तरह से जो आपके कुछ केस स्टडीज और कुछ जो अनुभव हैं उनके बारे में भी बताएं सभी साथियों को।
आदरणीय अनुपम ठीक। जी। जी धन्यवाद अभिषेक जी, सभी को नमस्कार। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और राजीव काफी सारे विषय मतलब ले ही लिए हैं, उनका अनुभव के आगे तो खैर मेरा अनुभव नहीं टिकता। फिर भी कुछ चीजें जो मेरे ध्यान में आती हैं वो मैं एक बार बताता हूँ, आप लोग उस अनुसार देखिएगा। जी तो स्वयं सहायता समूह जो है ना, वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग का एक इंस्टीट्यूशन था, आज भी है। जो जो लोगों ने स्वयं सहायता समूह को माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसा लेके काम किया, वो लगभग आज सभी सफल हैं। लेकिन जिन्होंने उस स्वयं सहायता समूह को माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ना लेके क्या बोले, मतलब समझिए कोऑपरेटिव का एक छोटा स्वरूप मान के काम करना शुरू किया ना, वहां वहां समस्या आना शुरू हो गई। क्योंकि ये एक तरीके से बचत गठ ही हैं। जब जब ये प्रारंभ हुए थे तो विषय यही था कि भाई नीचे तक फाइनेंस कैसे पहुंचे, बैंक की वहां तक रीच नहीं हो पा रही थी। तो ये हुआ ठीक है, लोग मिलेंगे, अपनी छोटी छोटी पूंजी सेव करेंगे बैंक में, उसका एक सिस्टम बनेगा, बैंक उन्हें पहले छोटा ऋण देगा, धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाते बढ़ाते उन्हें ज्यादा पैसे दे पाए, ऐसा एक सिस्टम बनाएगा। पर्पस था कि उन्हें फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रेंथन करना था। ये पर्पस नहीं था कि उस स्वयं सहायता समूह में कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, उस समूह के माध्यम से कुछ किया जाएगा, ऐसा शुरू में विचार नहीं था। हाँ, ये कालांतर में अभी जरूर परिवर्तित हो गया है। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें तो मिसिंग है ना। एसएचजीज का सारा प्रोविजन, बैठक की सारी पद्धति, वो सब बचत आधारित, बचत के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो जब तक फाइनेंशियल पार्ट पे है तब तक ठीक है, पर फिर उसको आगे प्रोडक्टिव कामों में उन्हीं लोगों को हमने एंगेज करने का सोचा। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह से कुछ काम लिए जाएं, तो समूह की महिलाएं कुछ बनाएं, कुछ करें। अब वहां क्या दिक्कत हो गई, जो हमें भी समझना चाहिए। मतलब कैसे समझाया जाए, एसएचजी बिल्कुल ग्रासरूट का काम है। समझिए यदि मैं पशुपालक हूं और मेरे को यदि पशु पालने हैं, तो मेरा सारा समय पशु में जा रहा है। आप फिर मेरे को मतलब उसमें कंपेल नहीं कर सकते कि मैं मार्केटिंग के लिए सोचूं, किसी और चीज के लिए सोचूं, मेरे पास उसके लिए फुर्सत ही नहीं है। अब मैंने यदि अपने सह पशुपालकों को जोड़ के बना लिया, तो वो भी तो इसी सब में व्यस्त हैं। तो मार्केटिंग कौन सोचेगा, उसकी कॉस्टिंग माने वो कैसे सोचेंगे, क्योंकि वो पशु में व्यस्त हैं, वो अपनी जीवनचर्या में व्यस्त हैं। तो स्वयं सहायता समूह में प्रॉब्लम ही बेसिकली यही आ रही है कि बिल्कुल ग्रास रूट के लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी एक चीजों में व्यस्त हैं। वहां पे कोऑपरेटिव जैसा सिस्टम नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ना। कोऑपरेटिव में क्या फायदा रहता है, नीचे कुछ भी हो रहा हो, ऊपर एक संचालक मंडल आ जाता है, निदेशक मंडल आ जाता है, वो अपने मेंबर्स के बिहाफ पे सोचता रहता है और उनके लिए कार्य करता रहता है, उनके लिए बैकग्राउंड बनाता रहता है। समूह में ये दिक्कत है। ऊपर से समूह में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप 20 से अधिक सदस्य नहीं कर सकते, 20 से अधिक करेंगे तो आपको पंजीयन में जाना है ना। उसकी और भी कुछ बेसिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो बेसिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी। उसको जो उसकी बेसिक योजनाएं जो हैं उसके अतिरिक्त उसको लोन नहीं मिलते, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो इसका अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जो गट अभी काम कर रहे हैं, जैसे इफको है, इफको सोसाइटीज की एक सोसाइटी है, वो फेडरेशन नहीं है। इफको इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड ऑफ फेलो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। ऐसा ही हम जैसे कुछ कुछ स्टेट्स में एक्ट अलाउ करते हैं कि आप एक समिति, सहकारी समिति ऐसी बना सकते हैं जिसमें आपके जनरल मेंबर भी स्वयं सहायता समूह हो। ऐसा कई स्टेट्स में अलाउड है। तो हम एक सहकारी समिति फेडरेट भी नहीं करते हुए एक ऐसी समिति बना सकते हैं जहां पे जनरल मेंबर, वोटिंग मेंबर्स इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बन सकते हैं। हाँ, वहां पे अगर आप बहुउद्देश्य समिति बनाएंगे
तो आप उनको क्रेडिट लाइन भी ऑफर कर सकते हैं, है ना, ऋण भी दे सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 5% पे दे सकते हैं, तो अगर आपकी सोसाइटी है तो पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो भी आपके हाथ में है तय करना। तो अगर बहुउद्देशीय है तो आप उनको क्रेडिट लाइन भी ऑफर कर सकते हैं। मान लीजिए पशुपालकों के स्वयं सहायता समूह को इकट्ठा करके कोई सोसाइटी बनी है, तो पशुपालकों को हो सकता है हॉस्पिटल की नीड हो, वेटरनरी डॉक्टर की नीड हो, चारे की नीड हो, अच्छे पशु के विषय में एडवाइजरी की नीड हो, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें मुहैया करा सकती है ना। तो अगर क्योंकि स्वयं सहायता समूह इस समय सहकारिता से भी, माने उसके पैरेलल का आंदोलन बन गया है। लगभग 1 करोड़ के आसपास स्वयं सहायता समूह भारत भर में बने हुए हैं, और 12-13 या शायद 15 करोड़ महिलाएं जो हैं उससे जुड़ के कार्य कर रही हैं कुछ ना कुछ। तो इतने बड़े आंदोलन को यदि ऐसी बिट्स एंड पीसीज में छोड़ दिया गया, इनको इनको कोऑपरेटिव। 15 किलोमीटर राहिले, 15 20 मिनिटाचा, 20 मिनिट. हाँ, 20 मिनिट. अच्छा, तो इनको यदि अगर संगठित करके एक शेप नहीं दी गई, तो जो ये आंदोलन इतनी मुश्किल से इतने समय बाद खड़ा हुआ है, नीचे तक अब पैसा पहुंचने लगा है, भले ही फाइनेंस के माध्यम से ही सही, लोगों ने अपने विषय में कुछ कुछ करना शुरू किया। यदि इनको किसी लूप में नहीं लाएंगे, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में नहीं लाएंगे, तो इनका जो विकास होना है वो वहीं तक रुक जाएगा। वो रुका भी हुआ है, दिख भी ऐसा ही रहा है। अभी भी सिर्फ लखपति दीदी बनाने की बात होती है, जबकि अगर वो समिति सिस्टम में आ जाएं, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में आ जाएं, तो लखपति क्या, करोड़पति, अरबपति, कोई सीमा नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। बस यही इतना मेरा बेसिक सा विषय था कि हम जब भी समिति के बारे में सोचें तो ये जरूर ध्यान रखें, स्वयं सहायता समूह के बारे में जब हम सोचें तो ये जरूर ध्यान रखें, वहां बिल्कुल नीचे स्तर के लोग जुड़े हुए हैं जो अपने जीवन में अपनी समस्याओं के साथ वहां पे उलझे हुए हैं। वो लोग जो उनकी चिंता कर सकते हैं वो उनको कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में लाने का प्रयास करें, स्वयं को निदेशक मंडल में रखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लाएं और उनके लिए कार्य करें। तो निश्चित तौर पे ये स्वयं सहायता समूह भी आगे बढ़ेंगी, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी आगे बढ़े। इतनी बात मेरे को कहनी थी। आप कुछ स्पेसिफिक पूछें तो शायद हो सकता है मैं बता दूं। अनुपम जी, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता था। जी जी जी, बस। अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं? जी जी हेलो। भाई साहब, बिल्कुल। जो बात आप कह रहे हैं, हेलो, हाँ बोलो पटवर्धन जी बोलो। हाँ, जो बात अनुपम जी ने कही वो बात 100% सही है। लेकिन उनको ये 99 में आई थी स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भारत सरकार की। जो बात वो कह रहे हैं वो फैसिलिटेटर एनजीओ पर जिम्मेदारी थी, मार्केट क्रिएट करने का, स्पेशल प्रोजेक्ट बनाने का, शहरों में मार्केट बनाने का, और करोड़ों रुपया फंड भी था। लेकिन इन लोगों ने केवल बैंक फाइनेंस करा के छोड़ दिया। तो जो जो बात अभी आप कह रहे हैं कि वो सोच नहीं सकता है, वो अपने व्यवसाय में उलझा हुआ है, वो बात एकदम सही है। वो बड़ी मार्केटिंग, उसको इंफ्रा चाहिए मार्केट का, वो राजीव जी आपकी आवाज चली गई। राजीव जी। जी। इसके लिए सरकार ने पूरा प्रबंधन अपने कागजात में रखा था, अमल में नहीं आया। ये देख के ही हम लोग जुड़े थे कि ये ऐसे ऐसे होगा, हुआ नहीं। अभी जो आप कह रहे हैं, मैं आपको एक और इसमें ऐड कर दूं। जो लोग माइक्रो फाइनेंस में गए, हमारे जिले में हैदराबाद की 5 कंपनियां आई हैं, और जो हम लोग का बेस बनाया हुआ था,
उसी समूह को उन लोगों ने फाइनेंस देना शुरू किया और कहा कि हम तुमको 10% देंगे और जोड़ जाड़ के उनसे वो 25% इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने ये समझा कि हमको, जैसे मान लीजिए वो पैसा दिया 1,000, तो वापस करना है 2 साल में, तो 2 साल का पूरा इंटरेस्ट जोड़ दिया और हर महीने किस्त बांध दिया जैसे फाइनेंसर करता है। तो करोड़ों रुपया एक एक जिले से 50-50 करोड़ रुपया सूद के माध्यम से ले गए। हम लोगों को भी ऑफर किया कि आप पार्टनर हो जाओ, इतना बड़ा वे है, इसमें बहुत जबरदस्त रूप से हम लोग सब फंड दे देंगे, शेयर रहो। हमने कहा सूदखोरी के खिलाफ लड़े थे और फिर वहीं ले जाके हम इनको फंसाएं, और आप जो फाइनेंसर का स्कीम निकाल रहे हो कि हम 10% ले रहे हैं, आप तो 20% सीधा दिख रहा है, बैंक रेट से चलो तो नहीं। तो आपकी बात एकदम अनुपम जी की सही है कि वो माइक्रो फाइनेंस उसको फाइनेंस स्ट्रेंथ तो दे दिया, लेकिन जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का दौर आएगा तो एक्सपर्टीज भी चाहिए और एक एक काम के लिए अच्छा खासा धन भी चाहिए। वो धन इंफ्रा बनाने के लिए, मान लीजिए अगर दूध बनाता है तो उसको रेफ्रिजरेटर बाकी चीजें जो मार्केटिंग करेगा, वो एक अलग काम होगा मार्केटिंग का। उनका काम है प्राइमरी प्रोडक्शन करने का, तो प्राइमरी प्रोड्यूस का काम अलग है, उसके बाद सेकेंडरी काम अलग है, टर्सरी काम अलग है। ये सारे सपने प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन अमल में नहीं आए। आपकी बात आज भी उतनी ही सही है कि अब इनको एक हर समूह से एक एक आदमी या 10-5 गांव में आदमी एक एक लेके वो एक्टिविटीज शुरू करना कि एक खास किस्म की एक्टिविटीज कोऑपरेटिव में जो बहुउद्देशीय रहता है, तो कहीं मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट है गाय पालन में, तो दूसरे को इंटरेस्ट है खेती में, तीसरे को इंटरेस्ट कुछ और में है। तो अलग अलग, अगर कोऑपरेटिव का एक ही स्ट्रक्चर होता है तो बहुउद्देशीय चीजें और बहुत से उसमें जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर रहेगा, वो उनके हित की चिंता करेगा, वो बातें बहुत सही हैं। इसको आगे ले जाना होगा तो इसमें बहुत विस्तार से एक एक बिंदु पर और लालच के पक्ष को दबाना होगा। अब जैसे नालंगे साहब ने कहा 5% इंटरेस्ट, तो ये पैसा कितने % इंटरेस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहां से आएगा, ये भी एक सवाल है जो हम लोग नहीं जानते। हो सकता है कम इंटरेस्ट में कोऑपरेटिव को पैसा मिलता हो, तभी वो फाइनेंस कर पाएगा 5% का। अगर बैंक उसको देगा तो 10 से कम नहीं देगा। ये सब आर्थिक विश्लेषण का इशू है और इसमें जो काम कर रहे हैं लोग, उनको बहुत बैठ के बहुत बारीकी से एक एक चीज की व्याख्या करके तब बैठना होगा। और एकदम सही अनुपम जी ने कहा कि वो प्राइमरी प्रोड्यूस ही करें, उसके आगे का लफड़ा वो दिमाग में न सोचें। अगर वो सोचेंगे तो उलझ जाएंगे, और यही उलझन आज पूरे स्वयं सहायता समूह आंदोलन के सामने मुंह बाए खड़ा है। धन्यवाद, इतनी ही बातें कहनी थी। हेलो। हाँ अभिषेक जी, मैं ऐड करूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, राजीव जी ने बिल्कुल टू द पॉइंट बात बोली, ऐसा ही है। मेरे भी ध्यान में जो है मतलब एक एक एनजीओ को एक एक समूह पे मैंने सुना 10-10 हज़ार रुपए तक मिले हैं। ये हाल सिर्फ स्वयं सहायता समूह आंदोलन के साथ नहीं है। जो आपका एफपीओ का आंदोलन था वो भी ऐसे ही बढ़ाया गया था, बीच में एक एंटिटी सीबीबीओ नाम से डाल दी थी। वो सीबीबीओ ने ही पूरे एफपीओ आंदोलन का भट्टा बिठा दिया। और आज की डेट में एफपीओ, मान के चलिए शायद ही भगवान, मतलब वैसे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान ही उसको मूवमेंट को अब उठा पाए तो उठेगा। ऐसा ही एसएचजीज के साथ भी हुआ कि नीचे बनाया, एक लेवल का जो रोटेटरी फंड होता है वहां तक का उनको कुछ घुमा फिरा के पैसा दे दिया और फिर छोड़ दिया। पर ठीक है, आज की डेट में एनआरएलएम एनयूएलएम बन गया है। वो कुछ छोटी मोटी चीजें कर करके और सरकार ने वो लखपति दीदी का भी टारगेट दे दिया है। तो कुछ कुछ उसके माध्यम से हो रहा है, लेकिन जो जो पोटेंशियल निकल के आनी चाहिए वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक इनको आप ना एग्रीगेट नहीं करें।
और जब तक वो एग्रीगेटर बीच में बिचौलिया जैसा, एनजीओ जैसा, सीबीबीओ जैसा लेगा, तब तक यही सब होना है। जब तक उसमें सहकारी समिति का इनपुट नहीं आएगा, टच नहीं आएगा। जैसे बिहार में तो एक एक मूवमेंट भी है ना वहाँ पे। बाकी सब जगह तो डेयरी आंदोलन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है, बिहार में तो अभी नया मूवमेंट एसएचजीज के माध्यम से डेयरी में खड़ा हो रहा है। मैं नाम भूल गया हूँ, शायद राजीव जी को ध्यान होगा। वहाँ पे समूह है जिन्होंने, जिसकी फेडरेशन ने वहाँ पे अपना चिलर प्लांट वगैरह भी लगाया है। वो स्ट्रगल कर रहा है उसका अभी ऐसे वो के जीविका कारण ही। समूह, उसका नाम जीविका है। हाँ, जीविका आंदोलन है वो। जो जो और फेडरेशन बनी है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। और उसमें सरकार के तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए लगे हैं। तब वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो इसलिए हो पा रहा है राजीव जी और बाकी सबके लिए, और वो सरकार उसमें 1,000 करोड़ रुपए इसलिए लगा पा रही है क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लिमिटेड नेचर का उद्यम है, उद्योग है, तो उसमें लग पा रहा है। सरकार स्वयं सहायता समूह में चाह के भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, पैसा लगाने का कोई साधन ही नहीं है ना। तो ये फायदा होता है यदि वो समूह किसी किसी तरीके से समिति के रूप में कन्वर्ट कर पाए। तो क्योंकि समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज को माने अप टू 10 टाइम्स की फंडिंग होती है, ये उनके एक्ट और उनके बाइलॉज में लिखा जाता है ना। माने उनकी अगर जमा पूंजी 10 रुपए है तो उन्हें 100 रुपए और तक जो है मिल जाता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ही ये बेनिफिट है। हमारे वहाँ वीटा है हरियाणा में, हाँ, उसके बाइलॉज में 12 गुना तक की फंडिंग, 12 गुना तक की प्रोविजन लिखा हुआ है फाइनेंस उठाने का, और उसे मिलता भी लेकिन है। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट क्या लेता है? नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट का विषय मतलब इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वहां देनदाता कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समूह नहीं है। हाँ, समूह में इश्यू क्या है, समूह में सामूहिक देनदारी है। मतलब अगर राजीव जी ने नहीं दी और मैं राजीव जी के समूह में हूं तो मैं भी लाइबल हूं राजीव जी का ऋण पे करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, तो वहां पे ऋण किसको देना है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना है, एक व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को कितना देना है? व्यक्ति को सिर्फ अपनी शेयर कैपिटल देनी है। उसकी वहां देनदारी सिर्फ अपनी शेयर कैपिटल तक है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऋण कितना भी ले रखा हो। यही यही लिमिटेड का अर्थ होता है ना, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग। जब कहीं लिमिटेड हाँ, लिखा हाँ। जा रहा है तो उसका अर्थ यही है। तो फिर स्वयं उसको सहायता व्यक्ति समूह में ये लफड़ा है कि सब साझेदारी में देनदार हैं। कोई एक कोलैप्स किया व्यक्ति तो सबको समूह में वो पैसा वापस करना है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये एडवांटेज मिल जाता है। तो वहां पे इंटरेस्ट इसलिए नहीं मायने करता है क्योंकि वो ये देखता है कि ठीक है, मेरे को अगर 10% 12% पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं अपनी कमाई इस हिसाब से करूं कि 12% का मेरा इंटरेस्ट भी कवर हो जाए और मैं अपना 15% 20% जो भी लाभ कमाना है वो भी कमा लूं। तो वहाँ एक सिस्टम है, वहाँ इंटरेस्ट इतना ज्यादा व्यक्ति को नहीं प्रभावित करता क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है। स्वयं सहायता समूह में जरूर प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि वो एंड एंड वाला व्यक्ति है, उसको अपने रोज के खर्चे चलाने हैं, रोज का सिस्टम चलाना है। गलती से नहीं दे पाए तो बेचारे की गाय वाय भी उठ जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पे तो शेयर से ऑर्गेनाइजेशन बनी है, बहुत ज्यादा होगा तो शेयर से वसूली होगी, उस एंटिटी से वसूली होगी, जो उस एंटिटी के रिसोर्सेज हैं उनको बेचा जाएगा। व्यक्ति का कुछ नहीं प्रभावित होता। यही फायदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्वयं सहायता समूह में, यही अंतर है। क्योंकि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना। जैसे आज रिलायंस है, रिलायंस कितना भी पैसा मार्केट से उठा ले, यदि वो डूबेगा तो रिलायंस कंपनी से वसूली होनी है, अंबानी जी से वसूली नहीं होनी। अंबानी जी के पर्सनल एसेट नहीं छुए जाएंगे, है ना। यही अंतर हो जाता है एक रजिस्टर्ड एंटिटी होने में और नॉन रजिस्टर्ड होने में, वो भी खासकर लिमिटेड नेचर की एंटिटी होने में, क्योंकि वहां लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। जी, इतनी बात। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी साथियों से कि जिनके जो भी प्रश्न हैं वो संक्षेप में रखें,
और उनका उत्तर अनुपम जी, हमारे राजीव पटवर्धन जी और सुभाष नलंगे जी देंगे। या कोई विचार है तो वो भी रख सकते हैं संक्षिप्त में। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता था, जी जो थोड़ा इस विषय से हट के होगा, लेकिन जी। जितने भी यहाँ कोऑपरेटिव से रिलेटेड या किसान उपलब्ध हैं, हमारे एक दोस्त हैं जो मसाले पे पूरा बिजनेस फोकस करना चाहते हैं कि कहीं भी किसान के पास या कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी तरह का मसाला, स्पेशली या ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोड्यूस हो, तो वो मार्केटिंग करना चाहते हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री ऑल्सो। तो किसी के पास ऐसी सूचना हो तो या तो सुमेर सिंह भाई को या मुझे खबर दे दें कि हाँ मेरे पास ये मसाला है और ये रेट है। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। अन्य साथी, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, आज आपने विचार नहीं रखा, ब्रिगेडियर साहब। जी आज कुछ बचा ही नहीं। तो इतने एक्सपर्टों ने बोल दिया तो जी मैं क्या बोलूं। मैं इसको ऐसे देखता हूं, जो आपने टॉपिक आज रखा है, ये तो बहुत डिस्कशन हो गया कि क्या कोऑपरेटिव है, क्या सहायता समूह है, क्या उनके रूलिंग है। जनरली तो जो ये एक मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये छोटे समूह के रूप में स्वयं सहायता समूह है, और थोड़ा सा वेल संरचित ढांचा के लिए है। ये अव्यवस्थित है और इसमें आर्थिक ये संसाधन कोऑपरेटिव है। आप आर्थिक संसाधन अपने यहाँ से ही करते हैं और उसमें कुछ सहायता मिल जाती है। बाकी दोनों ही सामाजिक के लिए फायदेमंद है। नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है, टैक्स की जागरूक ये आई। कल्याण जी अपना माइक बंद कर लीजिए। जी और इसमें ये सारी बातें प्रबंधन की कमी दोनों में ही है। लेकिन उसमें ज्यादा है उसमें, क्योंकि ये यहाँ तो सदस्यों का समानता के साथ फिर इलेक्शन और ये सिलेक्शन हो जाता है। वहां तो जनरली ऐसा होता है, जिसने स्टार्ट किया, जो थोड़ा सा अच्छा नॉलेज वाला है, वो सबको ही संभालता है। तो ये हो गई। पर जो जिस पे आप जिक्र कराना चाहते हो, वो ये है कि हम सहायता समूह शुरू से बना के उसमें हमारे को दो बेनिफिट हैं, जो नालंगी साहब ने भी बताई। ये जो टेक्निकल बातें हैं, ये तो अच्छी बता दी पटवर्धन साहब ने भी और अनुपम ने भी। लेकिन उसमें हम जैसे कोऑपरेटिव की तरफ जाना चाहते हैं, ये तो ये भी क्लियर हो गया कि जाना कोऑपरेटिव की तरफ ही है। तो उसमें हमारा ये सिलेक्शन ऑफ मेंबर, इसमें सहायता समूह से पहले बनाए कुछ दिन के लिए, और फिर उसको और सिलेक्शन और उनका जो एक्चुअल पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। और ये जो छोटा सहायता समूह बनेगा, ये उस एरिया में, उस गांव में, उस ब्लॉक में किस तरह की रिक्वायरमेंट है समाज के लिए, एग्रीकल्चर की है, गाय पालन की है, या किस तरह की है, वो अपना भी सामान कुछ बना के, वो सारे काफी लेडीज बना रही हैं या जेंट्स बना रहे हैं उस गांव में, तो उसको एक तरफ आगे बढ़ाने की है कि चलो ये सामूहिक रूप से इसमें कैसे सुधार किया जाए। तो ये जो ये इसको हम किस रूप में लें, हमारा ये समूह, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो एक अच्छे उसके तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारे सब मेंबर अच्छे हों, मेंबर इससे रिलेटेड हों, जो हमारे 21, 20, 27, 29 जो सब्जेक्ट हैं, किस जिले में कौन से की जरूरत है, किस जिले में किस तरह बढ़ना है, तो उसमें वो समूह से पहले सिलेक्शन बनता रहे और समूह से मेंबर का भी सिलेक्शन अच्छी तरह हो जाए, और फिर वो विषय भी सिलेक्ट हो जाए, उस पे किस तरह का वहाँ काम किया जा सकता है। मेरे ख्याल से तो ये इसके बेनिफिट हो सकते हैं। बाकी टेक्निकल चीजें काफी अच्छी बता दी गई हैं। तो धन्यवाद सर, मेरे को भी चांस दिया। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। देवदत्त जी, आपका प्रश्न। देवदत्त गंगवार जी। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न तो नहीं है मेरा, लेकिन मेरा एक विचार ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस पे आज जो चर्चा हो रही है, उसी चर्चा पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह, हमारे पूरे ब्लॉक में 650 स्वयं सहायता समूह हैं, भतपुरा ब्लॉक में, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि अभी बैंक ने सर्वे किया था तो उसमें से मात्र
4 समूह पूरे ब्लॉक में ऐसे निकले जिनको की फाइनेंस किया जाए। मतलब कागजों में लिखा पढ़ी करने में, जिसका जैसे पटवर्धन जी कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि जो सरकार से हम लोग फंस जाते हैं, सरकार से फंसने पर वो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, तो सरकार से सहायता ना लें। इसके लिए हम कैसे करें, क्या समूह के लिए कैसे करके करें, ये मैं एक सुझाव लेना चाह रहा था आप लोगों से। धन्यवाद। जी हाँ, राजीव जी, अनुपम जी, सुभाष जी, कुछ हाँ हमारे। वही सब मैं थोड़ा सा इसमें जितना मेरे को ध्यान है मैं बताया था, बाकी डॉक्टर साहब वगैरह तो काफी मैंने वो ऐड कर ही देंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो सहकारिता है वो सरकार पे जिस दिन निर्भर हो जाती है उस दिन सहकार स्वाहाकार बन जाता है, ये फैक्ट है, ऐसा होता भी है। समस्याएं कहाँ आती हैं स्वयं सहायता समूह में? जब भी आप पैसा ले रहे हैं बैंक से तो आपको पता रहता है, सारी चीजें पता रहती हैं कि हाँ मैं बैंक से यदि डिफॉल्ट करूंगा तो ऐसी समस्या होगी, ये होगा वो होगा। स्वयं सहायता समूहों के पास क्योंकि पर्याप्त एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो ना अपना बिजनेस और बिजनेस की मॉडलिंग इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह का यदि मैं एंड यूजर हूँ तो मेरे को अगर 1 लाख की जरूरत है ना, तो मैं 1 ही लाख मांगता हूँ बैंक से, बिना ये सोचे कि मेरे को एक कंटिजेंसी फंड भी रखना है, बिना ये सोचे कि मेरी रोटेशन साइकिल स्टार्ट कब से होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में नहीं आती हैं छोटे काम करने वाले के लिए, क्योंकि उसको अभी वैसा अनुभव नहीं रहता। तो 1 लाख चाहिए, 1 ही लाख मांग लेता है, गलती से 1 महीना 1 हफ्ता पैसा नहीं आया तो डिफॉल्ट होना शुरू। अब इसमें सरकार के ऊपर निर्भर होकर नहीं चलना है तो क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि वो समूह, यदि आपके वहाँ उत्तर प्रदेश के एक्ट में मेरे को पता नहीं है, यदि संभव हो तो वो अपनी एक सहकारी समिति बनाए, संभव नहीं हो तो एक फेडरेशन बना लें अपने ब्लॉक या जिले स्तर का, जिधर भी आप चाहें जी उसको। यदि समिति बना लेंगे और यदि वो बहुउद्देश्य समिति रहेगी तो कैसा जी रहता है? अभी जैसे राजीव जी पूछ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा कहाँ से आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ना, खासकर वो जी जो क्रेडिट क्रेडिट लाइन ऑफर करती है उसके पास 2-3 स्रोत होते हैं। एक जी स्रोत होता है शेयर कैपिटल। अभी जी स्वयं सहायता समूह अपने आप में ना बचत गठ ही है, ये पैसा ही बचाते हैं। अब ये जी पैसा ये बैंक को दे या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी के रूप में दे दें, एक ही बात है। जी 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 जी, ठीक है, तो एक एक आय कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये हो जाता है पैसे का। ठीक। दूसरा आय क्या हो जाता है? शेयर कैपिटल होता है ना, जो जी सदस्य बनते हैं वो कुछ शेयर लेते हैं, एक वो जी आय हो जाता है। तीसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन समूह के प्रोडक्टों को बेच बाच के कुछ करके अपना आमदनी कर सकती है। जी चौथा एक और है, वो हित मित के लोगों से, वो एक्ट में लिखा रहता है किससे नहीं ले सकती किससे ले सकती है। वो जी। ना एक फंड भी ले सकती है जिसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। वो शेयर कैपिटल भी नहीं है और वो एफडी भी नहीं है, समझिए दान ले लिया, लेकिन दान, डोनेशन। हाँ पर उसको लीगली डोनेशन नहीं कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि डोनेशन अच्छा सिर्फ एक गैर लाभकारी संगठन ले पाते हैं। अच्छा। तो वो कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो सिर्फ अपने सदस्यों से ले सकता है, कई जगह लिखा हुआ है कि वो बाहर के भी किसी सरकारी संस्थान या एनजीओ या किसी से ले सकता है। तो एक जी जी चौथा सिस्टम ये भी फंड का हो सकता है कि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके एक फंड बिल्ड कर ले। अब इन 3-4 स्रोतों से जो फंड बना, जी इसके माध्यम से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं तो अपने वहां 5% पे ऋण देता हूँ, आप भी जी 5%, 7%, 8% पे उन समूहों को जो आपके सदस्य हैं उनको ऋण देना शुरू करिए, जी है ना। ऋण का जी व्यवसाय ज्यादा इसलिए ठीक रहता है क्योंकि वहां हमने व्यक्ति पे छोड़ दिया कि भाई आप पैसा लीजिए और जो आपको समझ आए वो करिए। जी उससे क्या जी है, जल्दी रोटेशन शुरू हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, व्यक्ति भी फ्री है करने के लिए। जी ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या हो सकता है, इसी में ऐड आप क्या कर सकते हैं कि स्वयं सहायता समूहों की जो कंबाइंड नीड है, मान लीजिए वो सब अगर मान लीजिए अचार पापड़ बनाने के इच्छुक हैं या कुछ भी करने के इच्छुक हैं, तो क्या उनके जी बिहाफ पे परचेजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है क्या? तो वो बल्क परचेजिंग हो जाएगी, नीचे समूहों को सस्ता माल मिल पाएगा, है ना। जी सेकंड, उसमें उनकी एक कॉमन ब्रांडिंग भी हो सकती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जी उनसे खरीदे, एक जी कॉमन ब्रांड बनाए और उसे जी बेचे। इस तरीके से जी चला जा सकता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है
और ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है, कई जगह हुआ है, पर जी। लगने की बात। जी इसके लिए हम जो है अपने जिले में एक जिला कोऑपरेटिव के विचार में हमने मेंबर से इकट्ठे किए हैं। अब जिला कोऑपरेटिव की हम विचार कर रहे हैं कि अपने बरेली जिले में जिला कोऑपरेटिव बनाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। हमारे साथी संतोष कुमार आचार्य जी जुड़े हुए हैं बरेली से। संतोष जी, आपका नंबर नहीं है, कृपया चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा और आप अपना प्रश्न रखिए। संतोष आचार्य, बरेली से। संतोष जी। आ- आ- आज मैंने संतोष ही जी, इन्हें भेजा था। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो संतोष जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है संतोष जी? संतोष संतोष जी। आचार्य जी क्या सुन पा रहे हैं? संतोष आचार्य जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी संतोष जी। आ हाँ, रही। देवदत्त जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने ही मुझे ये लिंक रेफर किया था सर। जी और हमारा और देवदत्त जी का खंड एक ही है, जिला बरेली पड़ता है, और हम इसमें गाय के गोबर से धूप बत्ती बना रहे हैं सर। जी। उस पे हम काम कर रहे हैं, गौमय उत्पाद पे। हम्म, तो हम ही चाहते कि गौमय उत्पाद का अगर कोई मार्केटिंग मंच हमें मिलेगा आगे चल के, तो उस पे हमारा थोड़ा अच्छा रहेगा। इस पर हाँ, कोई अगर बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल जी मिलेगा, बहुत सारे साथी लोग कर रहे हैं और इस दिशा में काम हो रहा है। आप अपना नंबर, नाम, नंबर और ब्लॉक और गांव और जिला डाल दीजिए। हम आपको जी सर। देवदत्त जी के माध्यम से या सीधे संपर्क करके और आपको बताएंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक बिल्कुल है सर। आपको सहयोग मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा। बिल्कुल आ, सर। कल्याण आनंद दादा, आपका प्रश्न, आपका क्या विचार है संक्षेप में? किस समय हो चुका है, 9:30 बज चुका है। कल्याण दादा, आखिरी हाँ प्रश्न है आज। हाँ, आखिरी एक प्रश्न। एक एक तो था कि पहले जैसे सारे लोग चर्चा किए, अनुपम जी भी बताए कि जो छोटा छोटा ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनका इतना छोटा साइज है, उनका वॉल्यूम इतना कम है कि वो मार्केट को compete करने के लिए उनका पास इतना ताकत नहीं, नहीं तो ना उनका पास उनका स्ट्रक्चर है, ना उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनका ऐसे लीगल फ्रेमवर्क है। लेकिन हम लोग जब कोऑपरेटिव की बात करते हैं, कोऑपरेटिव में एक बहुत बड़ा समूह होते हैं जिसमें ये करने के लिए रहता है। मुझे एक ही प्रश्न है, जब एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना छोटा सा जो भी गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट उनके एक पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो पैसा मिलता है उनको, जो सब्सिडी मिलती है, कि बैंक लोन में जो मिलता है सब्सिडी, वो तो अपने इनकम कर रहे हैं, फिर हमको क्यों देंगे पैसा? क्योंकि उनको तो 2%, 3%, कहीं कहीं 4% में भी वो पूरा कारोबार करते हैं। एक जैसे पहले हमारे एक साथी बताया कि हम सुतखोरी खत्म करने के लिए ये बनाया गया था बचत गट, आज वो खुद सुतखोरी बन चुका है। तो वो फिर क्यों आपको कॉर्पोरेट में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? जैसे वो अनुपम जी रख रहे थे बात, कि मुझे यही लग रहा है, कि मेरा यही प्रश्न था। जी अनुपम जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब, कि उनको 2% 3% पे बैंक से ऋण मिल जाता है, तो या कई बार उससे भी कम मिल जाता है, तो क्यों लोग जुड़ेंगे? तो जुड़ने के दो कारण है कि सबको ऋण नहीं मिल पाता है। एक कारण ये है कि सब लोग उसके लाभार्थी नहीं हो पाते हैं। दूसरा, जो वो पैसा अपना इकट्ठा करते हैं, वो जब बैंक में जाता है तो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, उसमें ब्याज बहुत मामूली सा है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जब पैसा जाता है तो वो सेविंग्स नहीं ले सकते हैं, हाँ वो डिपॉजिट्स ले सकते हैं। तो वो एफडी के रूप में जाता है, तो उन्हें उस पर ब्याज ज्यादा मिलता है। इतना मिलता है जितना सोसाइटी तय करेगी। वो 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। अब वो जितना ज्यादा डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट देगी, उतना महंगा उसे ऋण भी देना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से बराबर होता है हिसाब किताब। ठीक है, तो एक एक ये बेनिफिट है। दूसरा, वो हमारे साथ इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ ऋण नहीं दे रही है, उनके और भी कुछ अन्य काम जरूर करेगी। जैसे कोई फॉरवर्ड लिंकेज बनाना, कोई बैकवर्ड लिंकेज बनाना, उनके लिए बल्क में परचेजिंग करके उनको सस्ता रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, या उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना,
या उनको एक ब्रांड देना, जो भी कहें, है ना। तो अच्छा, ऊपर से इनकी भी सीमा फिक्स है, एसएचजीज को कितने तक का ऋण मिल सकता है। तो जो अभी मैंने हरियाणा में देखा है, जो बहुत अच्छे समूह परफॉर्म कर रहे हैं, वहां प्रति व्यक्ति जो ऋण है किसी किसी समूह में, वहां 3 से 5 लाख का गया है, इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर चाहिए तो क्या करेंगे। और समस्या स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी यही है कि एक व्यक्ति भी डिफॉल्ट किया तो उस सारे समूह को मिलके पैसा वापस करना है ना। तो वो स्ट्रक्चर अगर उसमें सबको मैंने बहुत सारे लोगों को उसमें नहीं समझ आता कि भाई अनुपम जी ने पैसा नहीं दिया तो उनके बदले में मैं क्यों दूं, है ना। तो वो कंबाइंड ओनरशिप और कंबाइंड लाइबिलिटी का कंसेप्ट है स्वयं सहायता समूह। ये सब एडवांटेजेस हो सकते हैं। जी ललित जी, आदरणीय ललित पंत जी। नमस्कार नमस्कार। एक ललित जी, आप ही कार्यक्रम का समापन करेंगे। पहले प्रश्न करिए, फिर समापन करिए कार्यक्रम का। जी संकोच ज्यादा धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक जी। बस मेरा थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। बहुत ही अच्छी शानदार चर्चा हुई है, जो बहुत दिनों से मेरा कन्फ्यूजन भी था इस मामले में। मैंने लिखा भी था कि हम लोग किस पैटर्न की ओर जा सकते हैं। लगता है धीरे धीरे ऐसी चर्चाओं से वो समाधान निकलेगा। मैं बीच में पढ़ रहा था कि हम लोग संस्थाओं के माध्यम से आईपीओ वाले माध्यम रूट पे भी जा सकते हैं क्या, स्वयं सहायता समूह और कोऑपरेटिव में क्या ऐसी सुविधा भी रहती है। ये जानना चाह रहा था मैं कि हम बल्क में बड़े स्तर में कुछ करना चाहें तो क्या ऐसा प्रावधान भी रहता है। अनुपम जी या राजीव पटवर्धन जी। अनुपम जी। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ भाई साहब। तो आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, वो भी जो लिमिटेड लाइबिलिटी की हो जाती हैं, यानी पब्लिक माने प्राइवेट लिमिटेड नहीं, जो लिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनीज हो जाती हैं जिनके आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा जाता है, उनको ही ऑफर करने की छूट होती है। वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के लिए है, जो आपको सेबी के माध्यम से जाना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज में अपना एक पब्लिक ऑफरिंग देनी पड़ती है, उसमें बहुत बड़ा कागज बनता है, कुछ 1000 पन्ने का या कुछ मैंने सैकड़ों पन्ने का। उस आईपीओ में आपको अपना इतिहास, कंपनी का इतिहास सब लिख लिखा के ये बताना पड़ता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो जस्टिफाइड कैसे। ये सारा एडवांटेज बिना सेबी में गए हुए, बिना बिना किसी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड के लफड़े में गए हुए, पहले दिन से आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप असीमित व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में तो सीमित निवेशक है ना। स्टॉक एक्सचेंज में कितने भारतीय निवेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ लोग हैं जो वहां पे निवेश करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सोसाइटी है, तो पूरे 20-22-25 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए उसके पास छूट है। तो वो आईपीओ से भी बड़ा कंसेप्ट कोऑपरेटिव का है, बिना सेबी के लफड़े में गए हुए। पैसा ही उठाना है ना पब्लिक से शेयर कैपिटल के रूप में, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उठा सकती है। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ा ल्यूक्रेटिव कंसेप्ट है। जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्योंकि समापन के लिए भी अभिषेक जी ने कहा है। मैं काफी आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी चर्चाओं के बाद एक कोई शानदार आगे को रास्ता निकलेगा, जिसकी वजह से हम पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर से लेके गांव स्तर तक एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। और आईपीओ के बारे में जो भी अनुपम जी ने कहा, वास्तव में एक बहुत बड़ी ऐसी जानकारी है जिसको हम यदि इम्प्लीमेंट कर पाए तो निश्चित रूप से आदरणीय कमल टावरी जी, श्री जी और ब्रजगोपाल जी, अभिषेक जी जो बड़े अभियान में लगे हुए हैं नालंगी जी के साथ, तो मैं उसको हम पा पाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी के लिए और आज की बैठक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। राजीव जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे और सुभाष नालंगे जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। आखिरी में अगर क्लोजिंग रिमार्क सुभाष नालंगे जी और राजीव जी कुछ देना चाहें तो कृपया दें। राजीव जी। मैं ये कहना चाहता हूँ वो अभिषेक जी, अनुपम जी का नंबर जरा मुझे भेज देंगे। भेज दूंगा। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ और बहुत से बिंदु पर असहमति है मेरे,
तो उन सबको समाधान के लिए उनसे व्यक्तिगत चर्चा करना ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरे व्हाट्सएप पे उनका नंबर दे देने की कृपा करेंगे। तुरंत अभी आपको पहुंच गया। और अच्छा जी सुभाष जी, आपको भी कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है तो आप दे सकते हैं। सुभाष जी का शायद नेटवर्क चला गया, तो हम लोग नहीं को- नहीं, आप क्लोज कर सकते हैं। सब दिन है, सबों को बोलना आवश्यक है, ऐसा कोई बात नहीं। जी जी, तो हम लोग इसको वो कॉलिंग ऑफ करके बाकी और चर्चा अगर